अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के ट्यूटोरियल में आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो इससे पहले कि हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ें, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने इससे पहले पहले क्या डिस्कस किया था। दोस्तों, हमने सबसे पहले बात की थी कंप्यूटर नेटवर्क की। तो हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क को तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है: फिजिकली, उनके यूज़ के हिसाब से, और जो एरिया वो कवर करते हैं। तो इस हिसाब से हमने तीन तरीके से कवर किया था। दो मेन कैटेगरी थी, लैन और वैन, और एक सेमी मेन कैटेगरी थी, मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमने बात की थी लैन की। तो लैन क्या होता है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और छोटे से एरिया को कवर करता है और रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं, और हम लोग भी अमूमन इस लैन को यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वैन की। तो दोस्तों, वैन क्या है? वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी एक बड़े एरिया के नेटवर्क को कवर करता है, कनेक्ट करता है, वैन कहते हैं। और ये इसकी मदद से एक शहर के अंदर या एक मुल्क के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस और कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि बहुत सारे लैन से मिलकर वैन बनता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वैन में कंप्यूटर्स टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसका मैंने टेलीफोन लाइंस कहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है टेलीफोन लाइंस की मदद से मोस्टली कनेक्टेड होते हैं, ऐसे नहीं है। बल्कि इसके अलावा भी वो लीज लाइन या सैटेलाइट की मदद से कनेक्टेड होते हैं। यानी बहुत सारे एरिया जहाँ टेलीफोन लाइंस पॉसिबल नहीं है या लैन नहीं है, तो वहाँ भी ये यूज़ हो रहा है। तो यानी इसका मतलब है कि वैन की मदद से दुनिया के उन हिस्सों से भी के लैन से भी कनेक्शन पॉसिबल है जो जहाँ फिज़िकली लैन का नेटवर्क नहीं पहुंच रहा दूसरे हिस्से तक। बहरहाल, जहाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि वैन काफ़ी इस वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव भी है लैन से, और वैन लैन की तरफ फास्ट भी नहीं है। आज से चंद साल पहले जो इसकी रेट यानी ट्रांसमिशन रेट कंसिडर किया जाता था, वो 56 KB पर सेकंड से 50 MB पर सेकंड था। तो आज तो वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। बहरहाल, हम बात कर लेते हैं कि वैन यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम अपने बैंकों को देखते हैं। बैंकों के ATMs, एक मुल्क में बैंक है, मतलब जिस तरह नेशनल बैंक हो गया, HBL हो गया, तो उसकी ATM पूरे मुल्क में फैली हुई है। यानी आपका अकाउंट तो एक ब्रांच के अंदर है, पैसा यानी आप एक किसी और जगह से डिपॉजिट करते हैं, और यानी आपका जो डेटा है वो एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। लेकिन आप कहीं से किसी ATM में जाके अपना कार्ड देते हैं या फिंगरप्रिंट की मदद से अपने पैसे निकलवा लेते हैं, तो वहाँ तक डेटा पहुँच जाता है। तो और दूसरा जो यूज़ है वो है नादरा में। नादरा में आप जाएँ तो आपका कहीं भी हो, मतलब आप अपना CNIC नंबर देते हैं तो आपका डेटा डिस्प्ले हो जाता है, आप अपडेट करा सकते हैं, CNIC बनवा सकते हैं, कहीं से भी अपनी रिक्वेस्ट लॉन्च कर सकते हैं। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा नेटवर्क है दुनिया का, इंटरनेट, वो भी वैन के थ्रू कनेक्टेड है, वो सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं वैन के एडवांटेजेस की। तो जो सबसे पहला फ़ायदा जो वैन का है वो है कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो जैसे मैंने बात की थी नादरा की, तो नादरा के बहुत सारे मुल्क में बहुत सारी जगह पर ऑफिस हैं। तो उसके एम्प्लॉइज़ वैन के थ्रू अपना डेटा एंट्री करते हैं, डेटा मैनेज करते हैं और अपडेट करते हैं। तो इसके अलावा चूँकि वो डेटा मैनेज करते हैं, तो उनको भी चाहिए होता है ये टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, जैसे जोंग, यूफोन, जैज़, टेलनॉर, इनकी फ्रेंचाइजें हैं। इनका डेटा तो एक हेडक्वार्टर में इनके तो होगी, रिपोजिटरी होगी, सेंट्रल रिपोजिटरी होगी। तो ये किस तरह डाटा एंटर करते हैं, किस तरह से में इशू करते हैं, तो वो वैन के थ्रू ही करते हैं। और आप अगर किसी यूनियन काउंसिल में चले जाएँ, वो उनका भी डेटा भी आजकल नादरा के थ्रू कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे, आप नादरा के ऑफिस में जाए, आपका डेटा पे ऑलरेडी पहुंचा होगा। उसके बाद जी दूसरा जो एडवांटेज है वो रिमोट डेटा एंट्री। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि वैन की मदद से डेटा एंट्री पॉसिबल है, जिस तरह नादरा वाले करते हैं। और अपने आप चले जाएं, बेशक अपने जीमेल की आईडी बनानी है, कहीं भी बनानी है, तो जीमेल का सर्वर गूगल के पास है, लेकिन आप यहाँ से भी अपना अकाउंट बनवा लेते हैं। तो यहीं से रिमोट डेटा एंट्री है, इसी तो रिमोट डेटा एंट्री कहते हैं। जो तीसरा एडवांटेज है वो है सेंट्रलाइज डेटा। तो इसका मैंने मिसाल दी थी नादरा की, बैंकों की दी थी, और टेलीफोन नेटवर्क्स की दी थी। तो
उन सब में डेटा एंट्री तो यहाँ हो रही है, लेकिन उस कंप्यूटर में डेटा सेव नहीं हो रहा होता, बल्कि उसके पीछे वो मेन सर्वर में सेव स्टोर होता रहा होता है, जो कंपनी के हेडक्वार्टर्स में या कहीं इसी सेफ जगह पर होता है। तो इसकी मिसाल है इस तरह, जिस तरह आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपका डेटा आप यहाँ से कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो डेटा आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में नहीं रहता, बल्कि वो उनके सर्वर में चला जाता है। ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ पोस्ट की है, पिक्चर पोस्ट किया तो आपका पीसी बंद करेंगे तो वो सब कुछ लोगों की एक्सेस ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं, बल्कि वो उनके सर्वर पर पहुंच चुका होता है, सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं और कमेंट कर रहे होते हैं। और इसका यही फ़ायदा है कि कहीं से भी कोई एक्सेस कर सकता है। और जो चौथा फ़ायदा यानी वैन का है वो है एंटरटेनमेंट, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो जी इसकी मदद से बहुत सारी गेमें खेली जा सकती हैं, और यूट्यूब वगैरह इंटरनेट की मदद से वीडियोस और बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो तो मैं मल्टीप्लेयर गेम्स खेलता हूँ इसकी मदद से। बहरहाल जी, जिस तरह इसके फ़वाद है इसी तरह इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट। तो ये वैन सेटअप करने के लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि इसके हार्डवेयर पर पैसा लगता है, सॉफ्टवेयर पर लगता है, प्लानिंग पर लगता है, डिज़ाइनिंग पर लगता है और इम्प्लीमेंटेशन पर भी लगता है। और वैन में यूज़ होने वाली डिवाइसेस की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। वो तो आजकल लैन हो, वैन हो, मैन हो, कोई भी हो, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न तो हर जगह रहते हैं। ठीक है जी, आजकल तो वैन अगर सही तरीके से सिक्योर ना हो तो ये पूरे आपके क्रिटिकल डाटा को लिस्ट पर डाल सकता है, और ये डाटा हैकर्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, इवन के सबूटेज के पर भी पहुंच सकता है। तो वायरस वैन के थ्रू बहुत सारे में आपके क्रिटिकल डाटा को एक्सेस कर सकता है, और सेंट्रल बैकिंग स्टोर तक भी पहुंच सकता है, बैकअप्स को भी यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आजकल वायरसेस काफ़ी ज़्यादा हो गया। पहले जी वायरसेस अमूमन कहा जाता है कि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, बुरी चीज़ नहीं है। इनकी वजह से कोई आईटी एक्सपर्ट्स का रोज़गार लगा हुआ है, मैं ऐसे बुरा नहीं कहूँगा। बहरहाल दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट गेम खेल रहे होते हैं, उसके दरमियान बारिश आ जाती है, आपका मैच ड्रा हो जाता है, लेकिन ये एक एंटरटेनमेंट है, एक शुगल है। तो ये सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स इनसे रिलेटेड है, लेकिन ये भी एक चीज़ है, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है। चूँकि वायरसेस है वो भी पीस ऑफ कोड्स होते हैं, तो नए कोड्स आपको देखने को मिलते हैं और आपको कुछ ना कुछ लर्न करने का मौका मिलता है। और फेलियर ऑफ सर्वर, अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो जो कंप्यूटर या डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो काफ़ी इफेक्ट होता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि डाउन टाइम आ जाता है फेसबुक का, तो सब लोगों का फेसबुक नहीं चलती, और हमारी आवाम काफ़ी सारा अपनी फैमिली को टाइम दे देती है। मैं तो इसे डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कभी कभी होना चाहिए जी। ठीक है, इससे नया हार्डवेयर आता है, नया सॉफ्टवेयर आता है, उसकी रीजन्स पता चलती हैं जी। हाँ जी, उस हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। मैं तो इन एडवांटेजेस के हक़ पे हुई नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो सबसे पहले बात की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेटअप कॉस्ट, तो अगर ये होंगी तो लोग सस्ती चीज़ें बनाएंगे, तो लाजमी बात है। और जो दूसरा डिसएडवांटेज जो मैंने जिक्र नहीं किया था, अब मैं करता हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉस्ट। तो जी इसको मैनेज करने पर हमारा काफ़ी सारा पैसा लग जाता है, तो इससे रोज़गार मिलता है। मैं तो इसे कोई फिर भी डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा। बहरहाल दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी अलग एक सीरीज़ चल रही है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, जॉब्स के टॉपिक को या डेटा सिक्योरिटी के टॉपिक को। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह हमने बात की थी लैन को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया था कैटेगरीज में, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो उनके लिए मैंने अलग वीडियोस बना दी थी। तो मैं सोच रहा था कि वैन के बारे में मैं अलग वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बल्कि उसकी कैटेगरी को वैसे ही डिफाइन कर दूंगा। तो वैन में जी यूज़ होता है इंटरनेट पीयर टू पीयर। इसकी मदद से यूज़र्स एक दूसरे की हार्ड ड्राइव्स को एक्सेस कर रहे होते हैं और डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यूज़र एक दूसरे के कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर रहे होते हैं, जिससे ये इसकी वैसी है जिस तरह टीम व्यूअर यूज़ कर रहे हो, टोरेंट यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो। बहरहाल नेपटर और गुटेला 2 नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर की मिसाल है जो इंटरनेट पीयर टू पीयर पर, लेकिन आजकल तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हो गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन की। तो उसके बाद हमारा ये नेटवर्क का टॉपिक यानी सम हाउ डेफिनेशंस की हद तक या बेसिक्स की हद तक कवर हो जाएगा। तो हम लोग वो कवर करके फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ताकि हम लोग थोड़ा
इस टॉपिक में एडवांस हो चुके हैं। इस टॉपिक पर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया और मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।